शाहजहांपुर बॉर्डर पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित हरियाणा की जितनी भी हमारी खाप है उन सबके प्रधानों को, नौजवान भाइयों को और पूरी टीम को जो 12 तारीख से लगा के आज तक, चाहे 12 तारीख का प्रदर्शन हो, चाहे 26 का कूच हो और 26 की रात से लगा के आज तक लगातार यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक आते हैं। मैं उन सब भाइयों का तो विभिन्न किसान संगठनों से आते हैं, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसान कौम को न्याय दिलाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए सारे मेरे भाइयों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे पांचों जो हमारे प्रवक्ता भाई महिपाल मेला जी, सीकर के जिला अध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल, भाई राजेश मांडिया प्रवक्ता, भाई रामस्वरूप और हरि नागा, पांचों व्यक्ति, पांचों नौजवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्होंने एक नई शुरुआत की। आज उपवास इन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में रखा। मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं। और विशेषकर रामपाल जी जाट जो किसानों के लिए लंबा संघर्ष रामपाल जी का रहा है। मुझे पता है कि एक जमाने में वसुंधरा इनको पूछे बिना एक कदम भी नहीं चलती थी, लेकिन किसानों के मामलों के अंदर इनका बिगाड़ा हो गया। वसुंधरा जैसे लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी और विधानसभा के बाहर भी उद्योग मैदान पे लंबा आंदोलन किया। ट्रैक्टरों की एक रैली दूर से निकाली थी। मैं रामपाल जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि शाहजहांपुर बॉर्डर पे अगर पहला टेंट किसी ने लगाया तो रामपाल जी ने लगाया। लगातार हमारे संपर्क है, हमेशा मानवीय दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, एक राष्ट्रवाद की भावना का भी ध्यान रखते हुए। संगठन तो कई तरीके के लोग होते हैं, कोई चाइना की जय बोल देता है, कोई रशिया अमेरिका की भी बोल देता है, लेकिन भारत माता के जयकारे के साथ किसान कौम और समाज का भी ध्यान रखते हुए लगातार बैठे हुए। और 3 दिन का जो इन्होंने उपवास किया, ये अभी कह रहे थे कि मैं उपवास बढ़ाऊंगा, तो मैं मेरा भाई साहब से आग्रह भी रहेगा कि 3 दिन का जो उपवास है इसे आप एक बार 3 दिन ही रखें, इसे लंबा नहीं करें। सर्दी का टाइम है और आपको अभी बहुत लंबी लड़ाई भी लड़नी है। और 23 में हम सब मिलकर राजस्थान की सत्ता पे भी कब्जा करेंगे कि एक बार हमारे उपवास के नौजवानों को बड़ा शौक है। उन बच्चों को 5 आज बैठे हैं, 5 कल बैठेंगे, देखते हैं कि दिल्ली की सरकार कब तक नहीं झुकती। वैसे मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि जिस आंदोलन में मैंने भाग लिया हमेशा जीत किसानों की हुई है और जीता कहीं उठा हूं। और पूरा विश्वास है कि दिल्ली की सरकार अब इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेगी। आज हमने ये भी मैसेज कराया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें लोकसभा का पद भी छोड़ना पड़े। जल्दी से जल्दी आप कर लो। और अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो न तो गृह मंत्री जी आपसे संभलेगा और न प्रधानमंत्री जी संभलेगा। जो माहौल देश के अंदर आप लोगों के पक्ष में जो बना था धारा 370 हटने के बाद, वो माहौल किसान कौम खिलाफ होने के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। चाहिए मराठा देख लो महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में पटेल, राजस्थान में हरियाणा में जाट, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर यादव और सरदार भी हमारे भाई है, जट सिख और जो सरदार है। धीरे धीरे मार्शल और बड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाती जा रही है। गुजर, मीणा, यादव, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग अब ये कहने लगे कि दिल्ली की सरकार हमारे हितों पे कुठाराघात कर रही है। और भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि 70% से ज्यादा किसान के बेटे लोकसभा के अंदर प्रतिनिधि है। जब कानून लोकसभा के अंदर पास हुए थे
पारित हुए थे, उस दिन हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट इसलिए बताई कि हरियाणा के अंदर एक आंदोलन चला 3-4 दिन पहले इन्हीं ऑर्डिनेंस के खिलाफ, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और मैंने विरोध किया कि हरियाणा की सरकार अगर पुलिस में लाठीचार्ज करेगी तो मैं हरियाणा आके और इस सरकार की ऐसी की तैसी कर दूंगा हरियाणा की सरकार की। और इसलिए उनको लगा कि हनुमान बेनीवाल हो सकता है कि बिलों के खिलाफ बोलेगा, तो मुझे बाहर कर दिया कि इनको तो कोरोना हो गया। मैंने सारी जांचें वापस कराई, 5-6 बार करानी पड़ी जांचें। कोरोना तो 2 लाखों करोड़ों लोगों को हो गया देश के अंदर, लेकिन सिर्फ इसलिए बाहर रखना। मैं उस दिन अंदर नहीं था, अगर मैं अंदर होता तो जिस तरह अकाली दल के सुखबीर बादल जी ने विरोध किया, हमारी मैडम कौर ने, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, तो मेरे पास तो देखो मंत्री का पद तो था नहीं तो मैं वही बिलों को तो फाड़ के फेंकता और पद को पहले छोड़ता, ठीक है ना। बिलों को फाड़ के फेंकता, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में भी बिल और पेपर फाड़ने का रिकॉर्ड मेरे नाम में 5 बार निलंबित हुआ राजस्थान की विधानसभा। मैंने दिल्ली वालों को कह दिया था, मैंने कहा शायद आपको मेरा पुराना इतिहास पता नहीं, एनडीए में आने से पहले ध्यान नहीं किया कि आप लोगों ने कि मैं कहां से आया हूं। मैं तो निलंबित होने के लिए और लड़ने के लिए आता हूं अंदर, तो मेरा कोई लोकसभा के अंदर और सत्ता में शामिल होना मकसद नहीं था। मैं तो चाहता था कि राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करें। अशोक गहलोत की बहुत मचमची हो रही थी, इसके बेटे को हराना था, इसे हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1 सीट पे आपने मुझे वोट दिलाए, 16 जगह मैंने प्रचार किया, लेकिन मैंने हरियाणा के अंदर मेरे भाइयों के खिलाफ प्रचार नहीं किया कई सीटों। मुझे कहा था जाओ आप, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, जहाँ मेरी चर्चा की वहीं जाऊंगा। मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूँ, और इसीलिए आपके बीच मुझे लोगों ने यह भी कहा कि आप मत बैठो, हम सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसान बैठेंगे। मैंने कहा मैं कैसे नहीं बैठूंगा, मेरे भाइयों के साथ मैं बैठूंगा, मेरे 3 विधायक बैठेंगे। मैं रामपाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय भी आ रहे हैं। और हम 12 तारीख को जब हम यहाँ बड़ी संख्या के अंदर आए थे तो रामपाल जी तक हम जाके आए थे। मेरी बड़ी इच्छा है कि जितने भी किसानों के, चाहे वो किसी भी झंडे के नीचे आंदोलन करें, वो सब हमारे भाई हैं, और कोशिश करेंगे कि कल दिन में हम सब रामपाल जी बैठ के हम सब लोग आपस में बात करें। और हमें ऐसा मैसेज कहीं भी नहीं जाना, अखबार वालों को तो मौका मिलना चाहिए कि अलग अलग बैठे। अरे झंडे तो पार्टी होगी तो उसका झंडा तो अलग होगा ही। लोकसभा के अंदर भी हमें एनडीए में हूँ तो मेरी पार्टी है, किसी का कोई सा दल है, किसी कोई सी पार्टी है। और कांग्रेस को भी देखो कितनी लेट याद आई किसानों की, कल से यात्रा निकालनी चालू की, तो अभी तक क्या किसान जगह नहीं थे राजस्थान। गहलोत साहब कह रहे किसानों को जगाने के लिए निकला, वो तो अपनी सरकार बचाने के लिए, मौज मस्ती के लिए बैठे हैं। और वो अभी इस बात को भी लेकर चिंतित है कि अभी तक झगड़ा क्यों नहीं हुआ। अगर झगड़ा हो जाए दिल्ली तो मेरा लाल छूटे भाई दिल्ली जाना है, हरियाणा जाना है और ये किसान जाना है, उनको अपनी चिंता है। लेकिन भाइयों मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस दिन जोश में होश रखना सीख लिया उस दिन सारी सरकारें नतमस्तक हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवान किसानों को कि 5-5 लाख की रैलियां करी, हुकार भरी, लेकिन कभी एक पत्ता भी नहीं हिला उसका। आते थे तेजाजी महाराज के जयकारे, किसान कौम के जयकारे लगाते हुए वापिस चले जाते थे। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि कभी गाड़ी भी किसी की टच नहीं हुई। इस आंदोलन के अंदर छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी देखकर तो लगता है बहुत ज्यादा चोट आ जाती, लेकिन भगवान की कृपा थी कि खरोंच भी नहीं आई। इसका मतलब हम किसान कौम के लिए पैदा हुए हैं, हमें संघर्ष ही हमारा नारा रहेगा। सत्ता को ठोकर मारी, पिछली बार मैंने कहा था, कई लोग तो सारी बातें नहीं कहते, मैं चाहता तो वापस चला जाता। मैं थोड़ी कहता गृह मंत्री जी का फोन आया था, मैंने कहा था कि गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास आया था 2 बार, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप एनडीए के अंदर हो, आप हमारे भाई हो, एक बार मेरा कहना मानो और वापस जाओ। और मैंने उनके सम्मान के अंदर आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन को वापस नहीं लिया, 7 दिन का टाइम दिया, और 7 दिन बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक रखी। आर पार की लड़ाई का ऐलान था, छोटा ऐलान नहीं था, या तो इस बार या उस बार। पूरे राजस्थान के जवान किसानों को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाइयों को बुला के उनको बोला कि क्या करना है। इन्होंने कहा आप ही करो, तो मैंने कहा मेरा मन मचल रहा है, मेरा मन तो एनडीए छोड़ने का हो रहा है, तो सड़क पर मेरे भाइयों को फैसलाने का हो रहा है। और हमने 6 दिन का टाइम लेके 26 तारीख को कूच का
कार्यक्रम रखा और बड़ी इच्छा थी कि 26 तारीख को एक बार बैरियर तोड़े, जिस तरह हरियाणा के मेरे भाईचारे, क्योंकि हरियाणा के जवानों ने देश के अंदर 2 ही बड़े आंदोलन हुआ आरक्षण के। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, जहाँ 72 भाइयों ने सीने पे गोलियां खा के अपनी कौम का नाम रोशन किया और राजस्थान की घमंडी वसुंधरा सरकार का दिमाग ठीक किया। यह हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, जिसमें मिलिट्री को भी पीछे होना पड़ा और मिलिट्री भाग गई जाटों के आगे, और देश के अंदर सबसे बड़े आंदोलन दोनों आंदोलन थे। तो भाइयों, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम कोई यहाँ इंसाफ फैलाते, हम कोई लड़ने के लिए आते, लेकिन ये तय था कि अगर उस दिन सारी बातचीत हो जाती, कोशिश भी की, तो बैरियर आपको उस दिन नहीं मिलते, बैरियरों को थोड़े उखाड़ के ले जाते और हम दिल्ली की तरफ चले जाते। लेकिन कुछ न कुछ आपसी बातचीत ढंग से नहीं हो पाई। कुछ लोगों को लगा होगा कि हनुमान बेनीवाल राजनीतिक माइलेज लेना चाहता है। भाइयों, मैं राजनीतिक माइलेज नहीं लेना चाहता। राजस्थान के अंदर अगर विपक्षी भूमिका निभा रहा है तो हनुमान बेनीवाल, उसकी आरएलपी पार्टी विपक्षी भूमिका निभा रही है। लोग तो कांग्रेस का साथ देते हैं और बातें कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, लोग बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं। मेरा तो आप रोज देखते हो, विधानसभा जब चलती है तब हर मुद्दे पर आरएलपी पार्टी बीजेपी से हटके अपना स्टैंड लेती है। परिवहन विभाग का बड़ा घोटाला हुआ था, उसे परिवहन मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का बयान भी नहीं आया था। अकेला हनुमान बेनीवाल और उसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक विधानसभा की बेल के अंदर और बाहर सड़क पे हनुमान बेनीवाल सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। ऐसे तमाम उदाहरण बता दूंगा राजस्थान के अंदर। ये तो अब की बात है। पिछली बार जब वसुंधरा की सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी। मैं देखता था कांग्रेस के 21 विधायक थे, बड़े बड़े नेता, जब वसुंधरा विधानसभा के अंदर आती थी तो किस तरह वसुंधरा से मिलने के लिए भागते थे और प्रणाम करते थे कि मैडम जी प्रणाम, मेरा एक डिप्टी लगा देना, मेरा वो काम नहीं हुआ, इस तरह भागते थे। एक अकेला व्यक्ति था जो राजस्थान के लड़ रहा था, और मेरी अगर नहीं मानो तो वसुंधरा को जाके पूछ लो कि राजस्थान में सबसे अलग टाइप का नेता कौन था, तुरंत करिए हनुमान को ठीक कर दो। ये हनुमान ठीक नहीं हो रहा, सबको ठीक कर दिया मैंने। तो भाइयों, मैंने तो मेरी कौम का और किसानों का मान सम्मान बनाए रखा। इनको पता, रामपाल जी 3 में भी थे, 3 में मुझे कहा था टिकट इधर से उधर ले लो, बात कर लो। मैंने मैडम पे पेपर वेट फेंका, मैंने कहा मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मेरे पिताजी की सीट है, इस पर ही लड़ूंगा। 2000 से हार गया, 8 में बीजेपी के अंदर रहे हुए थे, संपर्क थे, सबकी इच्छा थी भाजपा से लड़ूं, लड़ लिया। और 2 महीने बाद विधायक दल की बैठक के अंदर वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी कह के बाहर आ गया और एमपी चुनाव में बीजेपी को हराया। नागौर के अंदर बड़ी लड़ाइयां लड़ी, 13 में निर्दलीय और उसके बाद हुंकारे भर के नई पार्टी बनाई। और भाइयों, ये हरियाणा के मेरे भाई भी बेटे सुनो, आप राजस्थान हरियाणा में तो आप लोगों ने तीर्थी ताकत भी खड़ी की। चौधरी देवीलाल जी तो हरियाणा की धरती से आते थे, बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। विश्व के अंदर शायद पहले नेता थे चौधरी देवीलाल, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा के कहा मेरे वीपी सिंह को दे दो। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है क्या? इतना बड़ा त्याग तो जाट जाति कर सकते थे इसके अंदर कि प्रधानमंत्री का मुकुट किसी और को दे दे। और चूंकि चौधरी देवीलाल जी ने लंबी लड़ाई लड़ी, कर्जा माफ किया किसानों का। उस समय मेरे पिताजी भी जनता दल लोक दल के अंदर विधायक हुआ करते थे, उनके भी नजदीकियां थी। वो कहते थे कि जब लोग बैंकों वाला है कि कर्जा माफ की बात तो होगी, रामपाल जी कर्जा माफ कैसे करें? ये तो कर्जा बहुत बड़ा था, वो 10,000 का मूल कर्जा। 1989 और 90 की बातें हैं। मेरे गांव के अंदर एक व्यक्ति ने 7 परिवार में 7 लोग तो उन्होंने कर्जा ले रखा था, 70,000 मूल, और उसका कर्जा होता था 6 लाख रुपए ब्याज मिला के। उस परिवार का 6 लाख का कर्जा 1990 में माफ हुआ। तो बताओ, तो आबाद हो गए परिवार, आज सारे कामयाब हो गए सारे लोग। अगर वो 6 लाख का कर्जा रहता तो कहीं न कहीं मजदूरी करते दम तोड़ देते वो लोग। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा मुझे से मतलब नहीं कि कैसे होगा, भाई मैंने कह दिया, आप तो ले आओ लिख के कि सारा कर्जा माफ किया जाता, नीचे कर लो चौधरी। उन्होंने कर दिया। और वीपी सिंह को भी उस समय लगा कि चौधरी साहब की बात नहीं मानी जाएगी तो लंबा मामला चलेगा नहीं। लेकिन चौधरी देवीलाल जी बड़े घरानों के और इनके उसमें नहीं आए, वो किसानों की बात करते। दिल्ली के अंदर एक आदेश निकलवा दिया कि धोती और कुर्ता जो पहन के जाएगा वो 5 स्टार होटल में आधी दाम पे रोटी खाएगा। निकाला कि नहीं निकाला? तो शहर के लोगों ने धोतियां पहननी शुरू कर दी, गाँव वाले कम आ गए। तो देवीलाल जी निराले नेता थे और ऐसे नेता हमारे समाजों से ही निकले। अब और अपन सब कहीं न कहीं जाट, यादव, गुजर, दूसरी जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं न कहीं
एक ही जगह के, एक ही संस्कृति के लोग हैं, हम भाई थे पहले पुराने जमाने के अंदर, और हमारी संस्कृति एक है। कई बार भाई भाई से टकरा जाता है, लेकिन हम सब बैठते हैं एक ही जगह। मुझे खुशी है कि देश के इस आंदोलन में तमाम जातियां, तमाम किसान को भाग ले रही है, और यहाँ भी सारी जातियों के लोग बैठे। अब तो मेरी पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग जो शेड्यूल कास्ट से आता है, अब पुखराज जी के लिए मेरे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये गर्ग है, तो आधे लोग समझते हैं कि बनी है ये गर्ग। अब पुखराज जी मैं कहता हूँ, मुझे हर जगह बताना पड़ता है पुखराज जी मेघवाला है। क्या तुम नहीं जानते? तुम क्या समझते हो पुखराज जी को? बढ़िया सोच। अब इनके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पुखराज गर्ग मेघवाल। बस एससी के अध्यक्ष हैं, और हमारे तो पूरी कार्यकारिणी शायद 50% शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, सारी जातियों के बच्चे हैं, और हमें लड़ने का शौक है, इसलिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं भी आता और फॉर्मेलिटी करके सो जाता जाके। मुझे कोई मना कर रहा था सोने से? आधी दुनिया सो रही है ना देश के अंदर, कौन हिसाब मांग रहा है? सो रहे ना हरियाणा में सारे नेता आपसे। और मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला। मैं हरियाणा के अंदर तो पंचायती करने इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करनी थी। मैं अलग सोच का व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि यहाँ तो आगे 3-4 पार्टियां लड़ रही है, मैं और घुस जाऊंगा तो फिर एक और लड़के फिर दूसरों को फायदा होगा, लेकिन आरएलपी को घुसाया नहीं मिला हरियाणा से। ये मेरी सोच आपकी सोच के हिसाब से। लेकिन भाइयों, उस समय बच्चों को जो तकलीफ पड़ी, आज कितने बच्चे जेलों के अंदर, कहाँ मुकदमे वापस है? मुझे बताओ, कोई लड़ाई लड़ रहा है उनकी? कोई नहीं लड़ रहा। इसलिए लोग लड़ाई से पहले डरते हैं। लड़ तो ले ले, लेकिन बाद में हमारा क्या होगा? ये जब तक भरोसा लोगों को अपने नेताओं पर नहीं होगा, तब तक हम कमजोर पड़ेंगे। लेकिन राजस्थान के जवान किसानों को भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल के लिए अगर मुकदमा भी दर्ज हो गया, एफआईआर भी वही दिलाएगा, सजा भी नहीं होने देगा, वकील भी करेगा, भाइयों को बाहर निकाल के लाएगा। और ये अगर सजा मेरे हुई तो मुझे ही हुई सजा। 3 साल की सरकार ने सजा कराई, वसुंधरा ने खूब कोशिश की कि सजा को बरकरार रख के विधायकी खत्म कराऊं और मैं चुनाव नहीं लड़ने दूं, लेकिन भगवान की कृपा थी वसुंधरा के राज के अंदर, और उसकी छाती पे मूंग डले और बरी हुआ, और विधायक से एमपी बना नहीं बना। नहीं तो 3 साल की सजा के बाद तो 2 साल से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ चुका। हमने तो वो तकलीफें भोगी। हर संगठन हर तकलीफ सहन करके ऐसा लगता है कि हर लड़ाई छोटी लगती है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई हिंसा नहीं बढ़े। मैंने उस दिन कहा था कि एनडीए छोड़ने की मैंने घोषणा करी। मैंने कहा बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। निश्चित रूप से उस दिन बच्चे झगड़ा करते, वो भी किसान के बेटे थे जो फोर्सेज के अपने, ज्यादातर सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, हरियाणा पुलिस हो, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। एनडीए छोड़ूंगा संदेश पूरे देश के अंदर दिया कि सत्ता छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पे बैठा हनुमान बेनीवाल, ये संदेश। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाइयों जिंदाबाद। देखो, मुख्यमंत्री का तो अभी मैं कह दूं मेरे पास कोई ऑफर कभी नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ऑफर तो मेरे 3-4 बार लगातार आ गए। मैं रोज ठोकर मारता हूँ। मैंने तो ये भी कहा था कि अगर मेरा कोई भाई दूल्हा बनेगा तो मैं 12 से भी बन जाऊंगा राजस्थान के अंदर, सीएम के नजदीक बैठ जाऊं, वो भी हमारी जीत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 के अंदर राजस्थान की सत्ता की शिखर पे असली किसान के बेटे को बिठाएंगे, ये मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूँ। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कितनी गलतफहमी के अंदर राजस्थान के अंदर इनके नेताओं के फोटो क्या छाप देता है अखबार वाले, पागल हो रखे हैं कि 250 सीट आ गई हमारे से बैठे बैठे। कांग्रेस का पूरा विरोध, हम जीत वो तो मैं ले आया 25, नहीं तो उसमें ही 12-13 में रख देते। और ये मुझे चुनौती दे रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि भाई आप कह रहे हो कि 2.5-3 लाख वोट हनुमान बेनीवाल ने हमने दिलाए, तो मैंने कहा तुमने 2.5-3 लाख दिलाए, मैंने 30 लाख दिलाए राजस्थान। आप 27.5 उदाहरण, उसमें भी अगर चाहते हो चुनौती, तो 16 जगह मैंने तुम्हारा प्रचार किया राजस्थान के अंदर, और तुमने एक जगह किया। 16 एमपी जो मेरी वजह से बने उनको छोड़ो, तुम 8 तो इस्तीफा दे दो और मैं भी दे देता हूँ। तुम 8 अपनी पार्टी से लड़ना, मैं आरएलपी से लड़ूंगा, कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करूंगा। ताकत का पता लग जाएगा किसके पास कितनी ताकत है। कोई चुनौती स्वीकार तो करो। तेरा हनुमान जी छोड़ क्यों नहीं देते? तो हनुमान जी को तुमने थोड़ी बनाया, मैंने तुम्हें 30 लाख वोट दिलाए और तुमने मुझे 2.5 लाख दिलाए। 27.5 लाख वोट मेरे उधार है, पहले वो भी दो वापस। सही बात है नहीं? तो गठबंधन तो तभी होता था। सीट तो कोई अपनी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की नहीं छोड़ता है क्या सीट? तो मैंने सीट इसलिए छोड़ी, और मैं बार्गेनिंग करता तो 3-4 सीट ले पड़ता है। तो रामपाल जी जैसे कोई मैं बुद्धिजीवी को आगे रखता तो 3-4 सीट ले पड़ता। वो तो तैयार थे उस समय कि आप बताओ साहब हम तो परेशान हैं। लेकिन भाइयों, हमारा भी कोई मकसद नहीं था कि
3-4 MP बना के कोई हम देश में कोई हमारा प्रधानमंत्री बन रहा था। हमारा मकसद यही था, उस समय आवश्यकता थी, राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करना था। गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहता है, इसकी जादूगरी खत्म करनी थी। और किसान नेताओं को अशोक गहलोत ने एक एक करके जो खत्म किया, वो बदला भी लेना था, वो बदला भी मैंने ले लिया। और आपको जब देश को जरूरत पड़ी तो देश में मैसेज दिया कि हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा है, जाट का बेटा है, वो एनडीए को ठोकर मार के किसानों के लिए सड़क पे बैठा। एक त्याग का उदाहरण देश के अंदर। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के मेरे भाइयों का। पंजाब का तो लड़ाई का इतिहास है कि सिखों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे भाई है। और अंग्रेजों से लेके, मुगलों से लेके लड़ते 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 बहुत बड़ा इतिहास बनाया। और ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन नहीं है, वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये मैं उनको बधाई देता हूँ कि लड़ाई की शुरुआत उन्होंने करी। लेकिन अगर लोकसभा के अंदर उस दिन में होता तो अकाली दल और आरएलपी दोनों साथ लड़ते, बिल फाड़ के मैं भी फेंकता और दोनों निकल पड़ते। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, अंदर बिलों पे बोले, तो लड़ाई की शुरुआत अगुवाई उन लोगों ने की। लेकिन हनुमान बेनीवाल पहले दिन से साथ था। पंचायत चुनाव होने की वजह से हम लेट आए। 21 जिलों में चुनाव थे। लोग कहते थे चुनाव छोड़ के, मैदान छोड़ के बॉर्डर पे जाके बैठ गए। चुनाव भी लड़ना था, दोनों पार्टियों को मैसेज भी देना था कि अब हम बैठेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे, चुनौतियां देंगे आपको। और जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हुआ, यहाँ से हमारे किसान भाई मेरे से मिलने, जो किसान संगठनों के लोग थे, नागौर आए। मैंने उनको कहा कि आप तारीख बताओ, तो साहब 10 से 11, तो मैंने कहा 11 तक तो चुनाव है। और 12 तारीख मैंने दी कि 12 तारीख को हम लोग आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा रामस्वरूप जी कसाना, जो हमारे पूर्व मंत्री है, आज जुड़े एमएलए साहब, सबको नाम रहा। इन्होंने 12 तारीख को बड़ी सभा कोटपुतली के अंदर की और हजारों लोग हम भी साथ आए और सब मिलके यहाँ आते अंधेरा हो गया था। दिल्ली हिल गई थी उसी दिन। हाईवे दोनों तरफ से जाम हुआ था, रामपाल जी दोनों तरफ से जाम उसी दिन हुआ था हाईवे। और ये मैंने सबके सामने कहा था कि दिल्ली वाले कह रहे कि हमें कुछ समय दो। और मैं रामपाल जी का जो टेंट था वहीं हम लोग गए थे, बैठे थे सारे लोग। हमारी बड़ी इच्छा थी कि सारे लोग मिलकर लड़े। और मेरी अब भी इच्छा है कि सबके साथ मिलकर, जिस दिन आप सब लोग हरियाणा के हमारे खापों के प्रधान आए हुए, क्योंकि इलाका हरियाणा का नजदीक है और हरियाणा जिसने देश की आजादी के आंदोलन का सबसे ज्यादा साधत अगर किसी ने दी तो हरियाणा के मेरे भाइयों ने, पंजाब के मेरे भाइयों ने, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाइयों ने आज की देश की सीमाओं पर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सीने पे गोली खाने के लिए सबसे पहले हमारे जवान तैयार होते हैं, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे सिख रेजिमेंट हो और चाहे दूसरी रेजिमेंट हो। मैंने तो लोकसभा के अंदर ये भी मामला उठाया कि गुर्जर रेजिमेंट और आई रेजिमेंट का भी निर्माण होना चाहिए। ये भी हमारे भाई है लड़ाके, और अभी तक रेजिमेंट नहीं बनी, तो कोशिश करेंगे इनकी भी रेजिमेंट बनेगी। अगली बार फिर पुरजोर तरीके से हम कोशिश करेंगे। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा की धरती का जो आप सब ये चाह रहे हो कि बैरियर टूटे और किसानों की मांगे मानी जाए, हमारा पहला मकसद तो ये रहेगा कि कल हो सकता है कि बीजेपी की सरकार को सद्बुद्धि आए और कल जो संगठन वार्ता में जाए वो संगठन बात कर रहे हैं सारी। हम तो संगठनों के साथ हैं। हम तो उस तरीके से जैसे बीएसएफ बॉर्डर पर रहती है और जब लड़ाई की जंग की शुरुआत होती है तो बीएसएफ थोड़ी बेहद होकर मिलिट्री आगे आ जाती है। हम तो देखो मिलिट्री रूम में पीछे की ओर बैठे कि मान लो इन पे कोई बात है तो कूद के पड़ जाएंगे आपके। हनुमान बेनीवाल और हम बिल्कुल इन किसान भाइयों को आश्वस्त करते हैं। ये हनुमानगढ़ गंगानगर के खूब तादाद के अंदर किसान आए। राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों ने लंबे आंदोलन किए। राजस्थान में आजादी के आंदोलन से लेके आज भी रावला गढ़साना से लेके मुझे कई आंदोलन याद है जहाँ अगर सरकार से पीड़ित करते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान करते हैं, हमारे शेखावाटी के किसान करते हैं, राजस्थान के अन्य जिलों के किसान करते हैं। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कल सुबह 10 बजे रामपाल जी और हम सब लोगों से, जितने भी किसान संगठन बैठे हमारे भाई हैं, हम सब लड़े हुए हैं। हम कई तो विधानसभा में साथ रहे हुए हैं, सरकारों से लड़े, कई दूसरे मंचों पर लड़े। हम सब मिलके और कल आगे की रणनीति तय करेंगे। कल भगवान अपनी जीत दिला दे, उससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं। और जीत नहीं होती है फिर आंदोलन अगर लंबा खिंचता है, कितनी संख्याएं लानी है, कैसे बैरिकेड तोड़ने हैं, किस तरह करना है, हम तो हर चीज के अंदर
तैयार हैं। हमारा मन बड़ा है, दूसरे भाइयों को भी मन बड़ा रखना होगा, क्योंकि लड़ाई बिलों के खिलाफ है। ये संगठन भी तीनों बिल वापस लेने की बात करें और हम भी बिल वापस लेने की बात करें। और तभी तो प्रधानमंत्री अमित शाह, जो आज देश के बड़े से बड़ी पार्टियों के, चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके खिलाफ ट्वीट करते होंगे, लेकिन जब उनके जीजा को पकड़ने के लिए सीबीआई और ईडी की बात होती तो तुरंत कहते थे मोदी जी, अंकल जी, ताऊ जी, हमें माफ कर दो, गलती हो गई बच्चों से। ये हनुमान बेनीवाल नहीं किएगा। मेरे को सीबीआई पकड़े और ईडी तो कहाँ से पकड़ेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं, ईडी वाला काम बना नहीं। हो सकता है कोई किसी मामले, हम डरने वाले नहीं है। 302 के मुकदमे भी लगे, 40, 42, 45 लगे, कभी डरे भी नहीं। और सब लोग मिलके कल बात भी करेंगे और क्या रणनीति बनती है और रणनीति कलम तय करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसानों का, जवानों का, विशेष रूप से कि राजस्थान का जवान धौलपुर से लेकर बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। अलग अलग संस्कृति है, अरावली की पर्वतमालाएं, रेगिस्तान का कितना बड़ा मरुस्थल, ट्राइबल बेल्ट और चंबल के बीड़ राजस्थान। भाइयों, यहाँ तो आदमी घूमने लगे ना, 2 दिन में तो गाड़ी 1200-1500 किलोमीटर जाती राजस्थान के अंदर। फिर भी मैंने तमाम नौजवानों को एकत्रित करने का काम किया। अगर भाई को भाई के साथ बैठना सिखाया, तमाम जातियों को आपस में बैठना, किसान कौमों को संगठित करने का काम किया, तो हनुमान बेनीवाल की लंबी लड़ाई, त्याग, समर्पण, जिस तरह वीर तेजाजी ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर किए और वचन दिया था कि मैं अपने प्राण न्योछावर करूंगा लड़ाई के बाद, तब प्राण न्योछावर किए, अपने वचन निभाए। जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाया, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम को वचन दे रखा है, जब भी इस कौम को आवश्यकता पड़ेगी, मेरे पास कितना भी बड़ा पद होगा, मैं छोड़ के मेरे भाइयों के बीच आ जाऊंगा। ये हमेशा से मेरा संघर्ष है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को मिलकर लड़ेगा। सारे लोगों से कल बात भी करेंगे और बात करके आगे की रणनीति कल तय करेंगे कि बैरियरों को तोड़ के कब फेंकना है। और अब की बार तोड़ना ही है, क्योंकि अब तो हमारे पास भी बचा ही नहीं, एनडीए भी छोड़ दिया, वापिस भी चले गए, अब तो बैरियर दिख रहा है हमारे सामने। तो भाइयों, अब की बार आपको निराश नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको मजा जब भी आएगा जब बैरियर टूटेगा। आपको तो एनडीए छोड़ने से भी मजा कम आया, बैरियर तोड़ के तो तोड़ देंगे इस बार। आप चिंता करो, इस बार बैरियर दिखेंगे ही नहीं। और इस बार हरियाणा के भाइयों को, राजस्थान के भाइयों का भी जोश, साथ और संघर्ष एक साथ दिखाएंगे। ये मैं हरियाणा के मेरे भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ। हम तो सारे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, तो हरियाणा के किसान के बेटे सैकड़ों की तादाद के अंदर मेरे साथ थे। कई गाँवों के अंदर, कई शहरों के अंदर तमाम साथ पढ़े हुए बच्चे भी मिलेंगे। भाई उठाई जी और ये टीम तो सारी, नागौर भी आई थी, प्रदीप जी, आज घाटी साहब, आज नेहरा जी, सारे कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर जाते हैं। और हर जगह एक प्रेम, जो राज्य की सीमाएं, हमारा प्यार प्रेम नहीं तोड़ सकती। किसान समाज, ये जो हमारी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, वो भाइयों इस देश के अंदर जो संघर्ष कर रहा है किसान, उनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हनुमान बेनीवाल और आप भाइयों की रगों के अंदर दौड़ रहा है। किसान कौम एक है, किसानों को संगठित रखना है। आप कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा सोच के उठाएं तो निश्चित रूप से जीत किसानों की होगी। सरकारों में इतना दम नहीं है कि किसान आंदोलन को इस तरह, हमारे अंदर जो लोग बैठे हैं किसानों के प्रतिनिधि, वो जब कमजोर हो जाते हैं तब हमें सड़कों में संघर्ष करना पड़ता है। मैं उन सब भाइयों को भी आह्वान करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हरियाणा से, जिन्होंने कहा कि किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। अकाली दल के साथ साथ और भी लोग आज और कल हमारे बीच आएंगे और भगवान करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सद्बुद्धि मिले और किसानों की मांगे मानी जाए। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। बार बार एमएसपी का मामला उठता है। भाइयों, एमएसपी पे खरीद कहाँ हो रही है? एमएसपी का नाम तो है, लेकिन 25 क्विंटल से ज्यादा खरीद नहीं होगी। आपका गेहूं, मूंग, सरसों काला पड़ गया, पीला है, 3% है, 10% मापदंड बढ़ा दिए। हम तो चाहते हैं जो खेत के अंदर खरीद हो, उपज जितनी भी पैदा हो किसान के, चाहे वो 50 क्विंटल हो, 100 क्विंटल हो, वो पूरा राइडर हटे, पूरी फसल एमएसपी पे खरीदी जाए और हर साल 10% ऑटोमेटिक अपना बढ़ती रहे। और जापान, अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है तो उसको 100 रुपए जब वो खर्च करता है तो बाजार मूल्य से 300 रुपए उसको लाभकारी खेती है। और राजस्थान और देश के अंदर हमारे
100 रुपए खर्च करने पे 57 रुपए मिलते हैं, 43 रुपए का घाटा है। और धनराज सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में माफ किया दिल्ली के अंदर। तो हम ये मांग करते हैं कि राजस्थान का 82,000 करोड़ का है, हरियाणा का जितना भी कर्जा एक बार मंगा लें, एक साथ नहीं कर सको तो 10-10 स्टेट का एक साथ कर दो। सरकार अगर चाहेगी तो इस काम को करने में कोई जोर नहीं आएगा। आप पेट्रोल डीजल पे भी हमसे कितना ले रहे हो, 80, 90, 100 रुपए तक ले जा रहे हो। हरियाणा दिल्ली में पेट्रोल डीजल सस्ता है, राजस्थान में 10 रुपए महंगा। बताओ कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई बोल भी नहीं रहा। बीजेपी के लोग तो इसलिए नहीं बोलते कि सत्ता में, और बीजेपी के लोगों के साथ तो एक दिक्कत हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि यहाँ मुझे दिल्ली में कोई मत दिखना, जाओ इलाकों में, और ट्रांसफर पोस्टिंग कोई काम लेके मत आना। और अगर काम लेके आ गया नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो गए टिकट कट जाएगी, और टिकट कट जाएगी तो फिर कोई दुकान लगाओ या कोई ठेला या कुछ। लेकिन हमारे लिए भी है नहीं, हम तो लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं, आगे लड़ाई जारी रहेगी। और कांग्रेस के लोग इसलिए नहीं बोल रहे। अब कांग्रेस में राहुल गांधी बोलने के लिए खड़ा होता है, उससे पहले लोग हंसने लग जाते हैं। अब बताओ किसानों का आंदोलन शुरू हो गया और फिर विदेश चला गया। कितनी बड़ी बात है कि लोगों को एक मौका मिला कि कम से कम इस समय तो विदेश नहीं जाते, ये काम तो बाद में भी हो सकता है, 15 दिन रुक के कर लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया कि ये तो पप्पू है, आंदोलन छोड़ के विदेश भाग गया, तो कर दिया, मौका दे दिया। ऐसे अब कांग्रेस को मैं कह रहा था, एक नेता बात कर रहा था, मैंने कहा तो कितनी रोड पे घूमो कोई फायदा नहीं, कि पप्पू ने अपनी करामात दिखा दी वहां। अब बताओ लोकसभा में आंख मार रहा था और वो वीडियो दिखा था, ओ है तो मेरे को लग रहा आदमी तो घोड़ा पप्पू है, घोड़ा छोड़ो, इनकी बातों में गौर मत करो। अब वो आदमी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो अंदाज लगा लो कांग्रेस खा जाएगी। चौधरी साहब, तो अब देखो भारतीय जनता पार्टी वालों को कितना बड़ा फायदा मिल गया। इनको तो मैदान खाली है, कहीं गोड़ करो चाहिए, सामने है कहाँ पे बताओ। अभी अपन कोई लड़ाई लड़के सारे और नया संगठन देश में खड़ा करें। संगठन खड़ा करने से पहले हमारे नेताओं को बैठ के कसम खानी पड़ेगी, क्योंकि अपने नेता तो झंडे डंडे और उसके लिए लड़ देते हैं, बड़ी लड़ाई छोड़ के छोटी लड़ाई मोड़ जाते हैं। तो भाइयों ये जब कसम अपन खाएंगे तो चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह जी ने जब सरकार छोड़ी और हरियाणा का जवान किसान पूरे देश के अंदर, मुझे अच्छी तरह पता है कि ग्रीन ब्रिगेड बनी, हरियाणा का जवान देश में गया, बिहार उत्तर प्रदेश सबको जगाया और सरकार सत्ता बदल दिया देश का। ऐसे सत्ता बदलते हैं, ऐसे नेता मुझे अभी फिलहाल कोई देश में नजर नहीं आ रहे। भाई साहब आप भी देख रहे हैं, एक मिनट रुक जा, मन तो रुक जाएगा, तो मेरे को राजस्थान को देखना देगा। तो मैं ये आपकी भावना है भाई अमन हरियाणा से, तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा नेता मिल जाए तो मुझे तो आप बता देना। राजस्थान को तो आप जिस तरह मिलिट्री युद्ध के अंदर बाद में भाग लेती है, तो हम तो रिजर्व के अंदर हमें रख लेना, जहाँ भी आवश्यकता पड़े हमें आप आगे की पंक्ति में खड़ा देखोगे। पीठ दिखा के भागने वाले नेताओं में से नहीं है। यहाँ भी हम ये चाहते हैं कि हमारी जीत हो, और भगवान ने चाहा तो कल जीत होगी, और कल नहीं होगी तो फिर दिल्ली की सरकार को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा देश के अंदर। ये भी मैं दिल्ली की सरकार को चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि कल भूल सुधारो, किसानों को गले लगाओ। इन तीनों बिलों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेंडमेंट को तैयार हो गए तो बैकफुट पे तो आए गए, सरकार की बेइज्जती तो हो ही गई ना। या तो फिर कहते हैं ये बिल लागू करेंगे, कह रहे हैं ना बिलों में गलतियां तो हो गई, तो गलतियां होंगी तो फिर पूरी गलती सुधार लो। बिल अमेंडमेंट करोगे तो भी लोकसभा में आना पड़ेगा, लोकसभा में तो अमेंडमेंट होगा और क्या होगा। और लोकसभा में जब आओगे तब आपकी कितनी धज्जियां उठाएंगे हम लोग, ये भी सोच लो उस समय। तीनों बिल वापस लो, किसानों की दुआएं लो। जो ठंड के अंदर 33 से ज्यादा देश का किसान शहादत दे चुका है, और ये लड़ाई किसान लड़ रहा है, ये लड़ाई किसान लड़ रहा है, ये लड़ाई सरदार जी लड़ रहे हैं, उठने वाले नहीं है। लड़ाई की शुरुआत हो गई तो बैकफुट में नहीं जाएंगे। अब तय कर लो कि कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दिल्ली में उठाना चाहता है, और आपने नुकसान उठाने की सोच ली तो हम आपको मना भी नहीं करेंगे। और 24 में हम हमारा रास्ता भी सारे तय करके और नए व्यक्ति दिल्ली के अंदर भी आ जाएंगे। समय है, समय परिवर्तनशील है। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सोचा था कि 15 साल पहले तब तो पता नहीं कौन रखिया था निकालता था, कोई दूसरे आते थे। फिर ये आ गए और कोई गारंटी नहीं है ये आएंगे, कोई और आ जाएंगे। हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य देखो, किसी ने नहीं सोचा
कि एक शराबी औरत राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाई। दारू दिन में 8 बजे खोलती थी बोतल और रात तक चलता था धमा चौकड़ी, क्योंकि कांग्रेस मरी पड़ी थी। कांग्रेस उसके बंगले के बाहर बैठी रहती थी, मेरा ट्रांसफर करा दो, मेरा पटवारी बदल दो, मैडम मेरी जांच मत कराना, मैं आपके नहीं कराऊंगा। मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। भाइयों तो स्टेट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब आवश्यकता पड़ गई तो आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा के इस पद को भी ठोकर मार के इन भाइयों के लिए देश में निकल पड़ेंगे। इतना विश्वास मैं मेरे किसान भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद।